बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको आपके तमाम सवालों के जवाब दूं जो मेनली आप लोगों ने किए हैं, ज़रूरी हैं आपको भी सुनना समझना। लेकिन एक सवाल जो सबसे ज़्यादा आया है वो स्पेन प्रोग्राम के हवाले से आया है, स्पेन टूर के हवाले से आया है कि उसे एक्सप्लेन कर दें। वो एक्सप्लेन क्या करना है, एक ग्रुप टूर है, उसमें जाना है, यही एक्सप्लेनेशन है उसकी। वीज़ा है, उसके अंदर बाकी तमाम चीज़ें भी शामिल होंगी। लेकिन एक कंसर्न जो आया है ना, वो सवाल बनता है आपका, और वो सवाल जायज़ बनता है आपका। वो ये है कि आप कहते हैं कि जी बात ये है कि आप भी वही काम कर रहे हैं कि यानी कि आप भी केस लेंगे हमारा स्पेन वीज़े का, और अगर वो अप्रूव हो गया तो हम आपके साथ जाएंगे, हम ग्रुप में जाएंगे, स्पेन जाएंगे और आगे भी घूम सकते हैं। लेकिन अगर हमारा डिसअप्रूव हो गया तो हमारे जो वीज़ा की कॉस्ट है वो लग जाएगी, प्रोसेसिंग लग जाएगी। आपको तो पैसे मिल जाएंगे मगर हमारा क्या बनेगा। ये बात आपकी कॉमनली अगर हम लें, इसको आम तौर पर लें, कि आप लोग शिकायत करते हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, परेशान मत होइएगा। कोई कहता है कि जी फ़लाँ ने मुझसे 1 लाख रुपए लिया, फ़लाँ ने मुझसे 1.5 लाख रुपए लिया। इवन कि अब तो मैं 3-3, 4-4 लाख रुपए भी विज़िट वीज़ा की फ़ीस सुन रहा हूँ, प्रोसेसिंग सुन रहा हूँ कि जो हो रही होती है। लेकिन उसके अंदर कंसल्टेंट करता ये है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि वो आपको वो अप्लाई करके देता है। अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो वो पूरी फ़ीस जो है वो आपकी वो ज़ब्त कर लेता है या रख लेता है कि जी नहीं लगा तो मेरा कसूर तो नहीं है, मैंने तो सर्विस दी है आपको, और आप भी इसी बात को इस तरह मान लेते हैं। लेकिन ये जो अभी मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ना, क्योंकि स्पेन के अंदर मैं चाहता हूँ कि कम से कम एक जहाज़ हमारा बुक हो। मैं चाहता ये हूँ कि पाकिस्तान से कम एक जहाज़, एयरलाइन जहाज़ की बात कर रहा हूँ, मैं समुद्री रास्ते की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। कम से कम एक जहाज़ जो हमारा है वो स्पेन में लैंड करे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा अपना उसमें ग्रुप बैठा हुआ हो। उसके लिए मैंने ये किया है, और आपकी ख़तरे को ख़त्म करने के लिए मैंने ये किया है कि हम ये करेंगे कि आप लोगों ने हमारे साथ अप्लाई करना है। ज़्यादा पहले वीज़ा ही अप्लाई होगा, हमें पहले सबसे पहले वीज़ा ही चाहिए, ठीक है। और अगर वो सक्सेस कर जाता है, ठीक है, तो बात ख़त्म हो जाती है कि आपने जो हमें फ़ीस दी होगी प्रोसेसिंग की वो जायज़ हो जाएगी, उसको हम चार्ज कर लेंगे और आपको हम वीज़ा दे देंगे और आप फिर स्पेन के लिए जा पाएंगे। स्पेन के बाद उसके बाद आप और मज़ीद भी वहाँ पर यूरोप में घूम सकते हैं। 30 मुल्कों में आप अलावा को जाना। लेकिन अगर अल्लाह ना करे अगर किसी शख्स का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है किसी वजह से, अगर वो रीअप्लाई करना चाहे तो भी हम हाजिर हैं। लेकिन अगर उसका वो रीअप्लाई करना नहीं चाहता और वो वहाँ से कहता है कि जी मैं बस करता हूँ, यहाँ पे मैं रुकता हूँ, तो फिर मैं ये नहीं कहूँगा आपसे कि आपको 25% अमाउंट वापस करेंगे हम, या आपको हम 50% अमाउंट वापस करेंगे, हम आपको 75% अमाउंट वापस करेंगे। बल्कि मैं ये कहूँगा कि हम आपको 100% प्रोसेसिंग चार्जेस वापस करेंगे। हम आपसे फिर प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लेंगे इस ग्रुप के लिए, क्योंकि मैंने कहा आपसे कि मुझे ये जहाज़ भरना है, ठीक है ना। अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में जितनी भी हमारी ट्रैवलिंग्स हैं स्पेन के लिए, मुझे आप लोगों को फिर चार्ज नहीं करना, बिकॉज हमारे पास क्लाइंटेज बड़ी है, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। उसमें से जिन लोगों के वीज़े होंगे तो वही हमारे साथ जाएंगे, तो जिनके नहीं होंगे उनको हम प्रोसेसिंग चार्जेस रिफ़ंड कर देंगे, लेकिन 100%, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिस्क हो गया है 0। अब कोई रिस्क नहीं है। अब सिंपल सा स्टेटमेंट है जिस पर आपने कायम रहना है, मैंने कायम रहना है, ठीक है। और हमारा आपके साथ ये रिश्ता जो है, अगर मैं अपनी बात करूं तो 25 साल का है, और अगर मैं रियल इजी वीज़ा की बात करूं तो ये जो रिश्ता हमारा है, जो आप इस चैनल के ऊपर हैं, जो लोग हैं पुराने वो जानते हैं, ये रिश्ता हमारा 12 साल का है। और कराची में हमारा ऑफ़िस आप विज़िट कर सकते हैं इस हवाले से, लाहौर का विज़िट हमारा ऑफ़िस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन ये हम आपके लिए ऑफ़र कर सकते हैं। जहाँ पर भी आप हैं, पाकिस्तान में कहीं पर भी आप हैं या मिडल ईस्ट में कहीं पर भी आप हैं, हम आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और इसमें अब रिस्क फैक्टर नहीं है। यू कैन नॉट से कि जी मेरे फ़लाँ पैसे मर जाएंगे, मेरे फ़लाँ पैसे मर जाएंगे। यहाँ पर आपको मैंने कह दिया है कि प्रोसेसिंग 100% रिफंडेबल हो गई है इस पैकेज के लिए। मैं इस पैकेज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं बात करता हूँ किसी पैकेज की, किसी बात की, तो उसको वहीं इम्प्लीमेंट किया कीजिएगा।
मैं बात कर रहा था स्पेन की, आप उसको ले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया पे, न्यूजीलैंड के ऊपर, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा इस स्पेन में जो ग्रुप बन रहा है हमारा, उसके लिए मैंने आपसे कहा है कि ये कानून अप्लाई हो जाएगा कि अगर आप लोग अप्लाई करते हैं और आपके पास ये अगस्त का महीना है, अगस्त 2026 30 तारीख तक से पहले आप इसको अप्लाई करें, ताकि आप लोग उस ग्रुप का हिस्सा बन जाएं, आप लोगों को वीज़ाज़ मिल जाएं और आप हमारे साथ ट्रैवल कर सकें। ये बात क्लियर हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब इसकी क्लैरिफिकेशन ऑफिस से मांगने की ज़रूरत नहीं है कि हम ऑफिस गए, बड़े मायूस हुए, उनको समझ नहीं आई। मैं आपको कह रहा हूँ 100% रिफंड है तो रिफंड है, बात खत्म हो गई। अब इसको मजीद खींचने की ज़रूरत नहीं है, मजीद क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, मजीद इसके अंदर कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया जी। लग गया वीज़ा तो पैसे रिफंड नहीं होंगे, वो प्रोसेसिंग चार्ज हो जाएगी। नहीं लगा वीज़ा तो 100% रिफंड हो गया। ये बात क्लियर हो गई है, आपकी प्रोसेसिंग आपको वापस मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लोगों ने सवालात किए हैं, मैं उसका रिप्लाई कर रहा हूँ। मुझे फ़ॉरेन में जॉब कैसे, मतलब यूरोप में या बाहर कैसे जॉब मिल सकती है? देखिए, बात यह है कि ये असेसमेंट के बाद ही आपको इन्फॉर्म कर सकता हूँ कि आप हैं कौन, स्किल्ड वर्कर हैं, अनस्किल्ड वर्कर हैं, आप क्या हैं, कारपेंटर हैं या PhD किया हुआ है या क्या है। तो उस हवाले से ही मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ कि आपको फ़ॉरेन में जॉब सबको मिल सकती है। वो हम मजाक कर रहे थे अभी कि पाकिस्तानी कहाँ नहीं है, तो पाकिस्तानी वहाँ भी है जहाँ उसको नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन पाकिस्तानी वहाँ भी है। मतलब ये हुआ कि दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ पाकिस्तानी नहीं है, जॉब कर रहा है, वर्क कर रहा है और लीगल काम कर रहा है और उसी से ज़र मुबादला बना रहा है और पाकिस्तान की बैकबोन बना हुआ है इस टाइम हमारा फॉरेन वर्कर। ठीक है, तो फॉरेन में आप भी काम कर सकते हैं, मगर आपकी प्रोफाइल देखने के बाद ही मैं आपको एडवाइस कर पाऊँगा। आगे आते हैं जी, कौन सी कंट्रीज़ में ज़्यादा जॉब मिल जाती हैं या मिल रही हैं, रेशो किसका ज़्यादा अच्छा है? ये सवाल आपका अच्छा है। रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, क्रोएशिया, जर्मनी भरा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स बहुत हैं, कनाडा में थोड़ा सा मसला है लेकिन जॉब्स मिल जाती हैं, न्यूजीलैंड में अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अच्छा, यहाँ पर आप कहते हैं कि क्या जॉब्स के लिए आइल्स भी करना पड़ेगा? हर जॉब के लिए आइल्स करना ज़रूरी नहीं होता। नॉर्मली यूरोप में ये चीज़ें नहीं मांगी जाती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए, कनाडा के लिए, न्यूजीलैंड के लिए मांगी जाती हैं। ये आपके इल्म में होना चाहिए। फिर आप कहते हैं कि जी कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? कम से कम 2 साल एक्सपीरियंस जो है वो आपको प्रूफ करना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। आप कहते हैं सैलरी कितनी होगी? अरे कितनी भी हो यार, पहले जॉब पकड़ा करो, पहले साल जॉब पकड़ा करो, पहले साल सैलरी मत आया करो। ठीक है ना। जिस मुल्क से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर ये सवाल नहीं बनता। हाँ, अगर आप अमेरिकन होते या आप होते सिंगापुर से या किसी और मुल्क से तो फिर सैलरी कंपैरिजन भी कर लेते और उसका हम बात भी कर लेते। अच्छा, यहाँ पर आप कहते हैं कि जी क्या मैं विजिट वीज़ा पे जाके वर्क भी कर सकता हूँ? नहीं जी, विजिट वीज़ा पे जाके वर्क नहीं कर सकते। हाँ, कुछ मुल्कों में कन्वर्जन अवेलेबल है तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। अच्छा, आप कहते हैं कि जी क्या हर आदमी इमिग्रेशन अप्लाई कर सकता है? इमिग्रेशन हर आदमी अप्लाई ज़रूर कर सकता है, लेकिन उसकी प्रोफाइल होनी चाहिए। ठीक है, अगर उसकी एलिजिबिलिटी बनेगी तो, या उसकी एलिजिबिलिटी बनवानी पड़ेगी तो, यानी कि कुछ कम है। फॉर एग्जांपल आपने कहा जी ऑस्ट्रेलिया, या आपने कहा कि जी कनाडा फॉर एग्जांपल, तो आपके पास वेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, इक्वलेंसी ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, आपके पास आइल्स होना चाहिए, उतने बैंड होने चाहिए, फिर कोई प्रोग्राम सामने आएगा। असेसमेंट दरकार है। इमिग्रेशन का जवाब असेसमेंट के बगैर नामुमकिन है। फैमिली आ जाती है इमिग्रेशन में, हाँ फैमिली आ जाती है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आप कहते हैं कितने पैसे दिखाने होंगे, डिपेंड ऑन द प्रोग्राम, इसमें यही हम कह सकते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि जी विजिट वीज़ा के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? विजिट वीज़ा के लिए आपकी बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए, MRC है, FRC है, बैंक स्टेटमेंट है, बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है, आप कहाँ काम करते हैं, आपके मुल्क से टाइज कितने मजबूत हैं, कोई प्रॉपर्टी नाम पर है, क्या चीज़ें हैं, तस्वीरें हैं, पासपोर्ट है, ID कार्ड है, ये तमाम चीज़ें आपकी, और वो भी वैलिड होना चाहिए। यानी कि वो तो है, पासपोर्ट तो है मगर एक्सपायर है, ID कार्ड तो है मगर एक्सपायर है, ऐसे काम नहीं करना आपने। विजिट वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है? देखिए, इसकी बहुत सारे रीजंस हैं, जितनी बात करूं मैं इसके ऊपर कम है, लेकिन ये आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि अगर आपकी प्रोफाइल है, अगर वो फाइनेंशियली वीक है तो ये सबसे बड़ा मसला डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा आप कहते हैं कि जी मैंने डॉक्यूमेंट लगाएं, आपका अगर कंसल्टेंट ही कह रहा है कि मैं उसमें अपनी बैंक स्टेटमेंट फिट कर दूंगा, मैं उसमें कंपनी फिट कर दूंगा, कंपनी का स्पॉन्सरशिप फिट कर दूंगा, ये जो फिटिंग होती है ना, ये जो आपके इस टाइम जो कंसल्टेंट है ना, उसके अंदर कुछ कंसल्टेंट जो है ना वो आप समझ लें कि वो प्लम्बर बन गए हैं। ठीक है ना, वो फिटिंग कर रहे होते हैं, फिटिंग करते हैं, आपकी पाइपिंग फिटिंग करते हैं, तो वो बड़े ख़तरनाक कंसल्टेंट होते हैं। और अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो उसको हम फौजरी कहते हैं, और उसके अंदर आप सिर्फ रिफ्यूज़ नहीं होते, आप बैन भी होते हैं। ठीक है ना, वो आपको बताते नहीं हैं या आप पढ़ते नहीं हैं, वो कहते हैं कि जी वो हो गया, हम आप फिर अप्लाई कर देते हैं। नहीं, आप फारिग हो चुके होते हैं। अगर आप असली डॉक्यूमेंट के ऊपर रिफ्यूज़ होते हैं तो कोई बात नहीं, ये ऐसा ही है कि आपने नॉक किया, दरवाज़ा नहीं खुला,
किसी वजह से भी आप कल फिर जा सकते हैं, लॉक खुल जाएगा। लेकिन सोचिए कि उस दरवाजे पे आपका नाम लिख दिया जाए कि मोहम्मद शरीफ साहब आप अंदर आप नहीं आ सकते, आपका नाम लिखा हुआ हो, अगर गेट खुला हुआ भी हो तो अंदर बताइएगा, उसको कहते हैं बैन लगना। तो अपने आपको बैन से बचाइएगा, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर आगे होता है कि जी कंसल्टेंट की फ़ीस कितनी होती है, डिपेंड प्रोग्राम पे करता है। आप कनाडा जा रहे हैं, इमिग्रेशन पे जा रहे हैं, विजिट वीज़ा है, ट्रांजिट वीज़ा है, मेडिकल का वीज़ा है, क्या वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, क्या है, कंसल्टेंट उसी हवाले से चार्ज करेगा ना, और क्या करेगा। अच्छा, फेक जॉब ऑफर को कैसे बचाने, अगर वो कंपनी बिना इंटरव्यू के आपको जॉब दे रही है, ठीक है ना, और जॉब तो मेरे दराज में रखी हुई है, आप खाली आवाज़ दें, सीटी मारें, दराज से बाहर दूंगा, ठीक है ना। ये जो लेटर वो देगा, वहाँ पर आपने देखना ये है कि उसने कैसे जॉब दे दिया आपको। इतना ही कुछ ज़्यादा उसकी बातचीत हो गई है कंपनियों से कि वो आप उनकी जॉब्स अपने दराज में रख रहा है, ये है रेड फ्लैग। इसके अंदर आप लोगों ने खुद ख्याल करना होता है। वर्क वीज़ा के लिए, विजिट वीज़ा के लिए कंसल्टेंट को किस तरह हम रखें, कौन रखा। देखें, बात ये है कि अगर कोई कह रहा है कि जी मैं आपको वर्क वीज़ा प्रोसेस करवा दूंगा या दिलवा दूंगा, या आप पहुंच जाओ फिर करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो वर्क वीज़ा की बात करता है, तो उसके पास मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज का लाइसेंस होना चाहिए, साफ सी बात है। अगर उसके पास मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज का लाइसेंस नहीं है तो उसको हक ही नहीं है कि उसके मुंह से वर्क निकले, वर्क, ठीक है ना, WORK बोलने का उसका हक नहीं बनता, तो ये दिमाग में रखिएगा। बाकी अगर विजिट वीज़ा की बात करें या ट्रांजिट की बात करें या टूरिज्म की बात करें, तो उसके लिए ट्रैवल एजेंट का लाइसेंस जो है वो काफ़ी होता है, ये दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर आपको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जारी कर देती है। अच्छा, अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाए दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कोई मसला कोई नहीं है। अच्छा, कंसल्टेंट गारंटी क्या दे सकता है, कंसल्टेंट आपको गारंटी दे सकता है, अगर अच्छा कंसल्टेंट होगा, कि आपका जो पेपर वर्क है पूरा मैं करूँगा, आपका डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कभी इतराज़ नहीं होगा, आपकी फ़ाइल के ऊपर कभी इतराज़ नहीं होगा, ठीक है। कभी नहीं कहा जाएगा कि इसमें मिसिंग है, जैसे मैं देखता हूँ ना अक्सर लोगों का मिसिंग डॉक्यूमेंट होते हैं, फाइल पूरी नहीं होती, तो आपका जो एम्बेसी है ना वो ये नहीं बोलती कि आपने तो फलां डॉक्यूमेंट तो लगाया ही नहीं, SOP तो लगाया ही नहीं, ठीक है ना, आपने अपनी फलां चीज़ तो लगाई नहीं। वो आपको कहते हैं कि जी आपके ना आने पे मुझे, आपके ऊपर मुझे डाउट है कि अगर आप यहाँ पर हो गए, आ गए, तो आप वक्त मुकर्ररा पर वापस नहीं जाएंगे, या आपको ये लिख के देता है, क्योंकि उसके ऊपर लीगल एक्शन नहीं होता ना, तो इसलिए वो यही कर देते हैं। बाद में जब उन्हें खिंचाई होती है तो कहते हैं कि 4 डॉक्यूमेंट मिस हैं, 2 डॉक्यूमेंट मिस हैं, 1 डॉक्यूमेंट मिस है, तो फिर वो बात बचा लेता है अपने आप को, ठीक है ना। अदरवाइज इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन है ही नहीं। तो अगर वो कह देगा ना आपको, फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक स्टेटमेंट लगाई हुई है कि ये कम है और वो लगी हुई 30 लाख रुपए की, तो जाहिर बात है वो फिर फंसता है इस बात के ऊपर ना कि भाई ये 10 दिन के लिए आ रहा है, 30 लाख रुपए भी कम है, तो फिर कितने होने चाहिए। लेकिन वहाँ पर वो इतराज़ लगाएगा, जिस तरह 179 बिल मारते हैं ना आपके ऊपर, तो जो अक्सर मुझे दिखाते हैं, लेटर भेज रहे होते हैं दबा के, मेरा ऑफिस जो शिकायतें हैं, शिकायती मरकज़ बन चुका है हमारा ऑफिस, जो कंसल्टेंट्स की शिकायतें हैं, जो एम्बेसीज की शिकायतें हैं, जो काउंसलर्स की शिकायतें हैं, जो भी शिकायतें हैं हमारे ऑफिस के अंदर ज़्यादा उसी की बात होती है, ठीक है ना। यानी कि कोई भी कोई कागज़ पकड़ा दे, मुझे ऐसे कहते हैं वेरीफाई कर दो जैसे अल्लाह माफ़ करे मैं कोई उनका कोई सर्च इंजन बना हुआ हूँ, ठीक है ना, जो भी डॉक्यूमेंट हो मैंने करना है। तो ऐसा जुल्म मत करें, हम भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना, हमारे पास भी क्लाइंट्स होते हैं, उनको हम देख रहे होते हैं, मतलब हम बिल्कुल ऐसे नहीं वो कर रहे, उसी में से ही हम टाइम निकाल करके आप लोगों को ये कोशिश भी कर रहे होते हैं कि आप लर्निंग भी करें, सीखें भी, ठीक है ना, अपनी भी आंखें खोलें, अपने भी कान खोलें, अपनी भी अक्ल इस्तेमाल करें, ताकि आप इस ख़तरनाक प्रोजेक्ट्स के अंदर अपने आप को सेव करें, अपनी स्किन सेव करें, अपने आप को सेव करें, अपने प्यारों को सेव करें, अपने आप को सेव करें, कम से कम अपने आप को सेव करें, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्यारी प्यारी बातों में, मीठी मीठी बातों में आ जाएंगे या पर्सनैलिटी में आ जाएंगे कि वो कोट पहनता है, टाई पहनता है और टाइट करके वो शेव करता है, टाइट करके उसकी, तो ये इनमें नहीं जाना आपने। उसकी टाई कोट से हमें नहीं वीज़ा मिलेगा, हमको वीज़ा मिलेगा आपकी डॉक्यूमेंटेशन से। वो क्या वो पूरी है, क्या उसने प्रूफ कर दिया है कि आपका इस मुल्क में वापस आना ज़रूरी है, ठीक है ना, टाइज प्रूफ कर दिए हैं, बैंक स्टेटमेंट ठीक है, आपकी तमाम डॉक्यूमेंट अगर ऑर्डर में है तो कोई वजह नहीं है कि आपको वीज़ा ना दिया जाए। और बाकी फिर डिपेंड करता है कि वीज़ा कौन सा वाला है, ठीक है ना, उसके अंदर उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए नहीं चाहिए, इमिग्रेशन है या विजिट है या स्टडी वीज़ा है या वर्क वीज़ा है या क्या वीज़ा है, कहाँ जा रहे हो और उसमें क्या कौन सा डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें जो हैं एक थोड़ी सी कंसल्टेशन मांगता है, हल्की सी कंसल्टेशन हो जाती है
तो उसके अंदर असेसमेंट हो जाती है। असेसमेंट हो जाती है तो पिक्चर साफ हो जाती है कि अप्लाई कहाँ करना है, कब करना है, अभी करना है या तैयारी करनी है, कमी पेशी पूरी करनी है, या जो भी करना है सामने चला जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने कोशिश की है कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को लर्निंग ऑफ एजुकेशन दूँ। अगर आपको मिली है कोई एजुकेशन लर्निंग मिली है तो अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए इसको शेयर करें, आगे बढ़ाएं इसको, ताकि अगर एक बंदा भी बच गया ना इस वीडियो से, अगर एक बंदा भी सेफ हो गया तो यकीन जानिए कि उसका जो सवाब है, यानी कि बहुत लोग जो बचते हैं ना, वो मुझे मिलते हैं, एयरपोर्ट पे मिलते हैं, चलते हुए मिल जाते हैं, तो वो दुआएं देते हैं। और ये दुआएं यकीन मानिए कि हमारा जो सिस्टम चल रहा है ना इस टाइम, वो सिर्फ और सिर्फ इस टाइम दुआओं पर चल रहा है। कमाने आप लोग देते नहीं हैं हमको, ठीक है, तो कम से कम दुआएं जो है ना वो हमें लेके चल रही हैं आपकी। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।